जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास अपने पशु परिचर परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। इस क्लास में राजस्थान के भूगोल के एमसीक्यू, इतिहास के और कला संस्कृति के एमसीक्यू देखने का प्रयास करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, असुमेलित जोड़े को छांटिए। एक तरफ आपको वर्तमान नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ साथियों आपको प्राचीन नाम दिए हुए हैं एक अपने क्वेश्चन में। अब देखिए, एक नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है गंगानगर, जो कि वर्तमान में जिले का नाम है। अब आपको बताना है क्या अपने इसको प्राचीन काल में अपने योद्धा के नाम से जाना जाता था, या फिर उदयपुर को सीवी के नाम से, जालौर को अपने सुवर्णगिरी के नाम से, या फिर अपने भरतपुर को विराट के नाम से। जल्दी से जिस भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी अपने पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। असुमेलित जोड़े को आपको छांटना है। एक तरफ आपको वर्तमान नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ साथियों आपको प्राचीन नाम दिए हुए हैं। तो बताइए सभी साथी। उम्मीद करता हूँ सभी ने राइट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, यानी कि भरतपुर विराट यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। अगर बात करें साथियों यहाँ पे गंगानगर की, तो गंगानगर को साथियों प्राचीन काल में अपने योद्धा के नाम से जाना जाता था। उदयपुर को साथियों सीवी के नाम से जाना जाता था। और जालौर की बात करें तो इसे सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता था। अब देखिए भरतपुर को अगर बात करें साथियों यहाँ पे, भरतपुर की बात करें साथियों, तो भरतपुर को अपने प्राचीन काल में अपने शौरसेन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था साथियों? आपको एग्जाम में के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में होना चाहिए। शौरसेन के नाम से अपने भरतपुर को, डीग को, करौली को, इनको जाना जाता था। अब देखिए विराटनगर की अगर बात करें साथियों, तो विराटनगर के नाम से आपको पता होना चाहिए अपने विराट को जाना जाता था विराटनगर के नाम से। ये सारे के सारे प्राचीन नाम है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई विद्यार्थी नोट करना चाहता है तो वो नोट भी कर सकता है। आपको यहाँ पे कंप्लीट इस क्वेश्चन की व्याख्या एक साथ देखने को मिलेगी, जिस प्रकार आप देख सकते हैं। तो जिस भी विद्यार्थी को नोट करना है तो वो नोट भी कर सकता है। अगर आपको यहाँ पे कंप्लीट अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है तो अपनी क्वालिटी को साथियों 1080 पर सेट कीजिएगा। आपको निश्चित रूप से क्लियर कट दिखाई देगा। और एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके सामने इसी प्रकार राजस्थान जीके की क्लास है वो निरंतर जारी रहे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर बात करें साथियों श्रीपंथ की, तो अपने बयाना को साथियों प्राचीन काल में श्रीपंथ के नाम से जाना जाता था। और शौरसेन को साथियों अपने भरतपुर, डीग, धौलपुर और करौली को नाम से जाना जाता था। और योद्धा को साथियों गंगानगर और अनूपगढ़ इन दो जिलों को साथियों अपने योद्धा के नाम से जाना जाता था। और बात करें विराटनगर की, तो विराटनगर के नाम से विराट को, और सीवी के नाम से साथियों उदयपुर को, और सुवर्णगिरी के नाम से साथियों जालौर को जाना जाता था। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है प्राचीन नाम। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। आपके सामने कंप्लीट 1 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या दी हुई है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। अगर कोई विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट भी इस क्लास का ले सकता है और क्विक रिवीजन बाद में भी कर सकता है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या 1977 में, या फिर 1985 में, या फिर 1989 में, या फिर 1987 में। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से राइट आंसर बताइए। अब देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे आपको दिख भी गया होगा। यहाँ पे व्याख्या में 6 नंबर लिख रखा है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो गया। यानी कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को साथियों 1987 में पुनर्जीवित किया जाता है। अब देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे 1949 की, कब की बात करें साथियों? 1949 की बात करें तो इस टाइम साथियों राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। राजस्थान में 1949 में साथियों कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। कौन कौन थे साथियों? यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। एक तो था साथियों जयपुर, एक था साथियों जोधपुर, एक हो गया अपने उदयपुर, और एक हो गया बीकानेर, और एक हो गया कोटा।
यानी कि 1949 में राजस्थान में 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। आपको नोट करने के लिए इस व्याख्या के रूप में आपको कंप्लीट मिलेगा, तब आपको नोट करना है, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। फिर बात करें साथियों 1962 की, यानी कि 1962 की बात करें साथियों, तो 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा साथियों जो संभागीय व्यवस्था थी, इस संभागीय व्यवस्था को अपने समाप्त कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है साथियों? 1962 के अंदर साथियों अपने संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। फिर साथियों 25 वर्ष बाद यानी कि 26 जनवरी, ये सारे के सारे जो तारीख और सन है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो देखिए 26 जनवरी कब साथियों? 26 जनवरी 1987 को क्या होता है साथियों? अपने हरिदेव जोशी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया जाता है। यानी कि 1962 के लगभग 25 वर्ष के बाद में साथियों हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। और बात करें साथियों अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत तत्कालीन राज्यपाल कलराज मिश्र, यानी कि 6 अगस्त 2023 की बात करें। कब की साथियों? 6 अगस्त 2023 की बात करें, क्योंकि आपको पता होगा अशोक गहलोत ने अपने भजनलाल, अपने वर्तमान में साथियों सीएम है राजस्थान के भजनलाल शर्मा, इनसे पहले सीएम थे अशोक गहलोत। इनके शासनकाल में क्या होता है साथियों? 6 अगस्त 2023 को साथियों एक अधिसूचना जारी की जाती है और 7 अगस्त 2023 को साथियों कितने संभाग नए बनाए जाते हैं? 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी साथियों अपने संभाग से संबंधित इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 3 संभाग कौन कौन से हैं साथियों, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आता है साथियों सिक्कर संभाग, एक आता है साथियों पाली और एक आता है बांसवाड़ा, यानी कि SPB, यानी कि सिक्कर, पाली, बांसवाड़ा। अपने 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। यानी कि इस प्रकार आप कह सकते हैं टोटल है वो अपने राजस्थान में कितने संभाग है साथियों? 10 संभाग है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में भी आ गया होगा और मैंने यहाँ पे आपको राइट आंसर भी बता दिया। 1987 के अंदर साथियों संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कब किया जाता है साथियों? 1987 को। मैंने कंप्लीट इसके बारे में आपको डिटेल बताई है। अगर किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया तो वो दोबारा से भी देख सकता है इस क्वेश्चन को। तो चलिए आगे, अगर कोई भी विद्यार्थी नोट करना चाहता है तो वो भी नोट कर सकता है। एक बार इनको भी देख लेते हैं व्याख्या में क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए अगर बात करें साथियों 1949 की, मैंने अभी आपको बताया था 1949 में राजस्थान में कितने संभाग थे साथियों? 5 संभाग थे। ध्यान में रखना है कौन कौन से आते हैं साथियों? एक आता है जयपुर, एक आता है जोधपुर, एक आता है उदयपुर, बीकानेर और कोटा। ये राजस्थान के अंदर 5 संभाग थे 1949 में। ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए 1949 में, सन 1949 में राजस्थान में कितने संभाग थे? तो राजस्थान में 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। अब देखिए आगे क्या होता है साथियों 1962 में क्या होता है? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा साथियों संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इनसे से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए किसके द्वारा संभागीय व्यवस्था को कब और किसके द्वारा संभागीय व्यवस्था को कब समाप्त कर दिया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। फिर देखिए 25 वर्ष बाद यानी कि 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने इसे पुनः प्रारंभ किया, यानी कि संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया जाता है हरिदेव जोशी के द्वारा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, यानी कि तत्कालीन राज्यपाल कलराज मिश्र 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की तथा 7 अगस्त 2023 को साथियों 3 नए संभाग बनाए जाते हैं, जिनमें एक आता है सिक्कर, एक आता है पाली और एक आता है बांसवाड़ा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पशु परीक्षा 2024 के लिए। तो जल्दी से नोट कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी है वो इस क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जल्द से जल्द साथियों 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा है, इसको पूरा कर दीजिए, क्योंकि लगभग अपने 1000 सब्सक्राइबर के नज़दीक अपने पहुंच गए हैं। तो इसको भी 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा कीजिए, ताकि आपके सामने अपने राजस्थान जीके की क्लास है वो अपने निरंतर जारी रहे। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन को नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। क्लास के अंत तक सभी साथी बने रहें और क्लास को शेयर करते रहें। किसी भी विद्यार्थी को क्लास को लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है, दबाकर क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बार बार इसको पढ़ते हुए चलिए साथियों। अगर कोई भी विद्यार्थी इस क्लास का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकता है, क्योंकि साथियों कंप्लीट यहाँ पे संभाग से संबंधित जानकारी लिखी हुई है।
चलिए आगे देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बताइए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम आपको बताना है। 1 नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन या फिर 4 नंबर ऑप्शन। जल्दी से बताएंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम आपको बताना है। विंध्यन श्रेणी, लूणी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश और माहिका मैदान। आगे देखिए 2 नंबर लूणी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, लूणी बेसिन, विंध्यन श्रेणी। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने राइट आंसर बताया होगा। तो यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि घग्गर बेसिन, फिर आएगा साथियों शेखावाटी प्रदेश, फिर अपने आता है साथियों लूणी बेसिन, फिर आता है अपने विंध्यन श्रेणी। ध्यान में रखना है, जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो गया, जल्दी से नोट कीजिएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है घग्गर का मैदान कहाँ पर है? झुंझुनू व सीकर जिलों में, या फिर जालौर व सिरोही जिलों में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में, या फिर जैसलमेर व बाड़मेर में। जल्दी से बताएंगे। बड़ा ही सरल और आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ घग्गर नदी का मैदान बताना है कहाँ पर है और कौन से जिलों में है। जल्दी से बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी जल्दी राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। घग्गर का मैदान कहाँ पर है? झुंझुनू सीकर में, जालौर व सिरोही में, गंगानगर व हनुमानगढ़ में, या फिर अपने जैसलमेर व बाड़मेर में। जल्दी से बताएंगे। चलिए आगे यहाँ पे अपन लोग राइट आंसर देखते हैं। यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में साथियों क्या है? घग्गर नदी का मैदान है, ध्यान में रखना है। अब देखिए हनुमानगढ़ में साथियों आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो साथियों अगर आपसे कालीबंगा सभ्यता पूछ ली जाए, कौन सी सभ्यता साथियों? कालीबंगा सभ्यता अगर आपसे पूछ ली जाए तो कालीबंगा सभ्यता एक हनुमानगढ़ में है। और एक आपको यहाँ से साथियों हनुमानगढ़ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए बटनेर का किला कहाँ पर है? तो बटनेर का किला अपने हनुमानगढ़ के अंदर है। बटनेर का किला इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक उत्तरी तरफ से साथियों आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा होगा? बटनेर का किला होगा, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, तो आपके एग्जाम में भी चांस बनते हैं, तो नोट कीजिएगा बटनेर का किला और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़। अब देखिए अगर बात करें साथियों घग्गर नदी की, यानी कि घग्गर नदी की बात करें साथियों, तो ये अपने आंतरिक अपवाह तंत्र की साथियों सबसे लंबी नदी है। आपको ध्यान में रखना है, आंतरिक अपवाह तंत्र की क्या साथियों? सबसे लंबी नदी है, ध्यान में रखिएगा। आपको व्याख्या के रूप में कंप्लीट नोट करने के लिए समय दिया जाएगा, तब आपको नोट करना है। चलिए नोट भी कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं घग्गर बेसिन दोआब मैदान है साथियों, ये अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में, और गंगानगर में बात करें साथियों तो घग्गर का जो अपने मैदान साथियों ये सर्वाधिक है और अपने अनूपगढ़ में फैला हुआ है, यानी कि हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ में साथियों घग्गर का मैदान फैला हुआ है। और घग्गर नदी साथियों आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। जल्दी से इन 2 चीज़ों को नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है घग्गर नदी, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? जीवन रेखा बताना साथियों आपको, यानी कि लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान बताना साथियों, कौन सा भौतिक प्रदेश कहलाता है? क्या अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है, या फिर बी नंबर ऑप्शन अरावली की पहाड़ियाँ कहलाती है, या फिर पूर्वी मैदान कहलाते हैं, या फिर हाड़ौती का पठार कहलाता है? जल्दी से बताएं कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते हुए चलना है। तो राइट आंसर बताएंगे सभी साथी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। कौन सा भौतिक प्रदेश है वो अपने राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है। और इम्पोर्टेंट साथियों आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और क्लास में साथियों अंत तक बने रहें। बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चुने गए हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर ना जाए। जल्दी से बताएंगे
तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि अरावली की पहाड़ियाँ साथियों ये अपने लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान कहलाती है। ध्यान में रखना है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाता है। अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे व्याख्या के रूप में अपन लोग अरावली की पहाड़ियों को अपने कंप्लीट समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे व्याख्या में लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट था। अब देखिए साथियों राजस्थान की जीवन रेखा की बात करें या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान किसे कहते हैं, तो ये अपने अरावली की पहाड़ियां कहलाती है साथियों। एक तो राजस्थान की जीवन रेखा ध्यान में रखना है, और लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान कहलाती है साथियों अपने अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां साथियों राज्य के संपूर्ण भूभाग का 9% तथा जनसंख्या का 10% है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है, तो 10% अपना राइट आंसर हो जाएगा। और भूभाग का साथियों 9% इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे वर्षा होती है साथियों 50 से 90 सेंटीमीटर के मध्य, और समुद्र तल से औसत ऊंचाई साथियों इसकी 930 मीटर। और मक्का की खेती साथियों यहाँ पे मुख्य रूप से की जाती है। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं क्वार्टजाइट चट्टानों का बना हुआ है। तो ये सारी की सारी अरावली की पहाड़ियों के विशेषता है, जो कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है। बार बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। राजस्थान की जीवन रेखा या फिर लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान अरावली की पहाड़ियां कहलाती है। राज्य के संपूर्ण भूभाग का 9% तथा जनसंख्या का 10% है। यहाँ पे वर्षा है वो 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। और मक्का की खेती यहाँ पे मुख्य रूप से की जाती है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, वो आपको नोट करना है। तो देखिए यहाँ पे एक तो आपको लिखना है राजस्थान की जीवन रेखा, और एक यहाँ पे लिखना है लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान। जल्दी से देखिएगा, यहाँ पे इन दो चीज़ों को नोट कीजिएगा। और एक तो साथियों भूभाग का 9% और जनसंख्या का 10%। और यहाँ पे अपने समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर है। और मक्का की खेती है वो यहाँ पे मुख्य रूप से की जाती है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट साथियों, आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा है वो इसको पूरा कर दीजिए, और क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। आपको उस नदी का नाम बताना है जिसका संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में सीमित है। क्या बनास नदी है, या फिर चंबल नदी है, माही नदी है, या फिर लूणी नदी। जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी, या फिर माही नदी। अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब एक बार सभी साथी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट है साथियों नदियों का टॉपिक, इनसे संबंधित कई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बनास नदी की बात करें साथियों, तो ये अपने राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो यहाँ पे अपनी बनास नदी है वो अपने राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ध्यान में रखना है, जल्दी से नोट कीजिएगा। अब देखिए नदियों से संबंधित इनका उद्गम पूछा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। तो बनास नदी का अगर आपसे उद्गम पूछ लिया जाए, क्या साथियों अगर आपसे उद्गम पूछ लिया जाए, तो इसका बनास नदी का उद्गम साथियों खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ की पहाड़ियों से साथियों, खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जो कि अपने राजसमंद में है। खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर साथियों, राजसमंद में, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे बात करें साथियों बनास नदी की, तो इस बनास नदी के ऊपर साथियों एक बांध है जिसका नाम साथियों बिसलपुर का बांध। कौन सा बांध साथियों, बिसलपुर का बांध है, ये अपने बनास नदी के ऊपर है, ध्यान में रखना है। बिसलपुर बांध बनास नदी पर है, और कहाँ पर साथियों, टोंक के अंदर अपने बनास नदी के ऊपर बिसलपुर बांध बना हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए बिसलपुर बांध है वो कौन सी नदी पर है और कहाँ पर है, तो आपको ध्यान में रखना है बनास नदी पर और टोंक में। अब देखिए इसके उपनाम की बात करें, यानी कि बनास नदी के उपनाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके उपनाम में साथियों एक तो आता है, इसको कहते हैं वशिष्ठ नदी। एक सबसे पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वन की आशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो बनास नदी को साथियों वन की आशा के नाम से जाना जाता है। वन की आशा के नाम से साथियों इस नदी को जाना जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिएगा।
अब ये सारी की सारी चीज़ें साथियों इंपॉर्टेंट है, बाकी की अपने व्याख्या के अंदर और भी अपनी इन्फॉर्मेशन है वो बनास नदी से देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अपने संपूर्ण प्रवाह है राजस्थान में किस कौन सी नदी का सीमित है, तो ये अपने बनास नदी का है। मैंने आपको बिशुलपुर बांध के बारे में बताया जो कि अपने बनास नदी पर बना हुआ है टोंक में। ये अपने राजस्थान में सबसे लंबी नदी है। खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और वन की आशा के नाम से इस नदी को जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं व्याख्या के रूप में, और जो भी विद्यार्थी नोट करना चाहता है वो इसको नोट भी कर सकता है। तो देखिए एक बार समझिए फिर आप नोट कीजिएगा। कंप्लीट इस क्वेश्चन की व्याख्या देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को साथियों इसी प्रकार व्याख्या से देखते हुए चलेंगे। तो देखिए अब देखिए बनास नदी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, एक बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए बनास नदी है वो कौन से अपवाह तंत्र का भाग है, तो आपको बताना है साथियों बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। आगे देखिए इसका उद्गम सबसे इंपॉर्टेंट है। उद्गम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है बनास नदी का, जो कि राजसमंद में है। बिशुलपुर बांध है वो इस नदी पर बना हुआ है। वर्णासा नदी, वशिष्ठ नदी, वन की आशा के नाम से इस नदी को भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत है। आगे देखिए त्रिवेणी संगम बनता है बिगोद में बनास, मेरठ और मेनाल नदी के द्वारा, यानी कि जो अपने 3 नदियां एक साथ जब मिलती है साथियों तो उस नदी अपने जो मिलान होता है उस जगह को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखना ये अपने बिगोद में है, बनास, बेडच और मनाल का। आगे देखिए सहायक नदी की बात करें, यानी कि बनास नदी की सहायक नदी की बात करें साथियों तो आपको ध्यान में रखना है एक है कोठारी नदी, एक है खारी, एक है बेडच, एक है मानसी, एक है गंभीरी और एक है मोरेल, यानी कि 6 यानी कि लगभग अपनी बनास नदी की 6 सहायक नदियां जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सहायक नदियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए बनास नदी है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग है, ये रिपीट हो चुकी है लाइन, आपको फिर भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें साथियों आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे नोट करना चाहता है तो वो नोट भी कर सकता है, और स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और क्लास को लाइक करके मेरा भी हौसला बढ़ाइए साथियों, ताकि आपके सामने बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है वो लाए जाए अपने पशु परिचय एग्जाम के लिए। जल्दी से नोट कीजिएगा। बनास नदी बार बार रिपीट कीजिएगा साथियों, जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना ही आपके याद होगा। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग है। उद्गम इसका खमनोर की पहाड़ियों से होता है जो कि राजसमंद में है। बिशुलपुर बांध इसी नदी पर है जो कि टोंक में है, और इस नदी को साथियों वन की आशा के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है कि बताइए वन की आशा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो बनास नदी को साथियों वन की आशा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत है और त्रिवेणी संगम बनता है बिगोद में बनास नदी का, बेडस नदी का और मेनाल नदी का। सहायक नदियां इसकी एक है कोठारी, एक है खारी, एक है बेडच, एक है गंभीरी और एक है मानसी और एक है मोरेल। तो ये सारी की सारी सहायक नदियां आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जल्द से जल्द साथियों 1000 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट कर दीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास की पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला आपसे पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची 1 में साथियों आपको त्रिवेणी संगम दिया हुआ है और सूची 2 में साथियों नदियों के नाम दिए हुए हैं। अभी मैंने आपको बिगोद के बारे में तो बताया था, तो आपको साथियों मिलान करके और इन 4 कूटों में से साथियों कौन सा अपना राइट आंसर रहेगा, तो जल्दी से राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। किसी भी विद्यार्थी को जल्दबाजी में क्वेश्चन है वो गलत नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है। और आप कह सकते हैं ये आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का नया ट्रेंड भी शामिल हो चुका है, क्योंकि जो अपने सीईटी का एग्जाम हुआ साथियों, जो चाहे अपने 12th लेवल का एग्जाम हो या फिर अपने ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, इनमें से
इन 12th और अपने ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में साथियों सुमेलित है कि जी वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे गए। तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं क्वेश्चन साथियों सुमेलित वाले, यानी कि लगभग अपने एक ही क्वेश्चन के अंदर लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एग्जामिनर आपको इसके लिए तैयार रहना है। तो जल्दी से बताएंगे सूची 1 को 2 के साथ मिलान करके। एक तरफ आपको सूची 1 में त्रिवेणी संगम दिया हुआ है और दूसरी तरफ नदियाँ दी हुई हैं। तो जल्दी से बताएंगे। बी नंबर ऑप्शन है राजमहल, बनास, डाई और खारी, रामेश्वर घाट 3 नंबर ऑप्शन, बनास नदी, चंबल और सीप, और फिर 4 नंबर है बेनेश्वर, सोम, माही, जखम। जल्दी से इस क्वेश्चन का मिलान करके और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्दी जल्दी राइट आंसर बताइए। अभी मैंने आपको साथियों पीछे वाले 6 नंबर क्वेश्चन में बिगोद के बारे में बताया था कि बिगोद में कौन सा अपने त्रिवेणी संगम बनता है और नदियों के नाम भी बताए थे। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो चलिए मिलान करते हैं और फिर यहाँ पे कूट में से कौन सा अपना सही उत्तर बैठता है उनको भी देखते हैं। अगर बात करें साथियों बिगोद त्रिवेणी संगम की, तो इसमें साथियों अपने शामिल होती है एक तो बनास नदी, अभी मैंने आपको बताया था, जिसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। फिर आती है साथियों अपनी बेडस नदी और फिर आती है साथियों मेनाल नदी, यानी कि इनके तीनों के संगम में साथियों अपने त्रिवेणी संगम बनता है बिगोद में। राजमहल की बात करें साथियों तो यहाँ पे अपनी त्रिवेणी संगम बनता है बनास नदी, डाई नदी और खारी नदी का। रामेश्वर घाट में त्रिवेणी संगम बनता है साथियों बनास, चंबल और सीप नदी का। और बेणेश्वर में क्वेश्चन बनता है साथियों अपने त्रिवेणी संगम बनता है सोम नदी, माही नदी और जखम नदी का। और मैं आपको बता दूं बेनेश्वर धाम वाला क्वेश्चन साथियों अपने सीईटी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, बार बार एग्जाम में आ रहा है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान में रखिएगा। बेनेश्वर धाम कहाँ पर साथियों? नवाटापुरा गाँव डूंगरपुर के अंदर अपने बेनेश्वर धाम है। तो देखिए अगर बात करें साथियों इन कूट में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट बैठता है, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है, यानी कि पहले का पहला इस प्रकार मिलान करके, और यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है। तो चलिए दोबारा से देखिए, इसके बारे में अपन लोग कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो गया साथियों 3 नंबर ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक साथ अपन लोग त्रिवेणी संगम देखने का प्रयास करेंगे, यानी कि कौन कौन से त्रिवेणी संगम है वो अपने राजस्थान में बनते हैं, तो उनको एक सारणी के द्वारा देखिए। यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट त्रिवेणी संगम लिखे हुए हैं, तो देखिए कौन कौन से त्रिवेणी संगम है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बिगोद के बारे में पीछे वाले 6 नंबर क्वेश्चन में बताया था, तो इसमें बनास नदी आती है, बेडस नदी और मेनाल नदी ये अपने त्रिवेणी संगम में शामिल है, जो कि मेनाल भीलवाड़ा में, ध्यान में रखिएगा। फिर देखिएगा साथियों राजमहल में भी त्रिवेणी संगम बनता है, बनास नदी, डाई नदी और खारी नदी का, जो कि अपने राजमहल टोंक के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। फिर आता है साथियों नेक्स्ट त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट, जो कि सवाई माधोपुर में है, बनास, चंबल और सीप नदी के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट निशान लगा लेना साथियों बेणेश्वर इंपॉर्टेंट है, जो कि नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर है। इसमें नदियां शामिल है साथियों सोम, माही और जाखम। इन 3 नदियों के संगम से साथियों त्रिवेणी संगम बनता है बेणेश्वर में, ध्यान में रखिएगा। फिर अगला आता है साथियों देवधाम, जो कि जोधपुर या निवाई टोंक में है। बांडी, मासी और बनास नदी ये सारी की सारी त्रिवेणी संगम है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको साथियों 5 त्रिवेणी संगमों के बारे में बताया है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट, बेणेश्वर और देवधाम, यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पे आके मिलती है। तो यहाँ पे आपको एक तरफ नदियां लिखी हुई है और एक तरफ साथियों त्रिवेणी संगम है और एक तरफ जिला है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। अगर कोई विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेकर सेव करना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट भी इस क्लास का ले सकता है। और क्वालिटी के लिए साथियों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 1080 पर सेट कीजिए, आपको निश्चित रूप से क्लियर कट दिखाई देगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके सामने इसी प्रकार क्लियर क्लास है वो चलती रहे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित नहीं है उस विकल्प का चयन करना है। एक तरफ आपको नदी दी हुई है और दूसरी तरफ साथियों आपको सहायक नदियां यहाँ पे दी हुई है, आपको सुमेलित नहीं है उस विकल्प का चयन करना है। क्या माही नदी की अपने सहायक नदी है वो सोम नहीं है, या फिर बनास नदी की सहायक नदी अपने कोठारी है, या फिर साबरमती, मोरैन, या फिर लूणी, बांडी। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सोम नदी, कोठारी, मोरैन, या फिर बांडी। अगर जिस भी विद्यार्थी को प्रत्येक नदी की सहायक नदियाँ याद है तो वो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर सकता है। जल्दी से बताएंगे। अभी मैंने आपको साथियों बनास नदी की सहायक नदियाँ बताई थी कि बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। अगर आपने क्लास में ध्यानपूर्वक क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक बार रिपीट भी मैं आपको करवा देता हूँ। बनास नदी की सहायक नदियाँ मैंने आपको बताई थी साथियों, कोठारी नदी, खारी नदी, बेडच नदी, गंभीरी नदी, मोरेल नदी और मानसी नदी, ये सारी की सारी साथियों अपने बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखिए, अब देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो देखिए यहाँ पे अपने 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि साबरमती, मोरैन। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे साबरमती की जो सहायक नदी है साथियों, यहाँ पे मोरैन नहीं होगा, आपको ध्यान में रखना है। माही की अपने सहायक नदी होगा साथियों सोम नदी, बनास की कोठारी नदी यहाँ पे सही है, और अपने लूणी नदी की सहायक नदी है साथियों बांडी। अब देखिए कौन कौन सी अलग रह गई साथियों जो कि सहायक नदी है। तो देखिए माही नदी की बात करें तो इनसे संबंधित एक अपने माही नदी की सहायक नदी आपको ध्यान में रखना है, जो कि अपने क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाखम नदी, जाखम इम्पोर्टेंट है। और बात करें साथियों तो सोम भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों की दोनों अपने माही नदी की सहायक नदी हैं। लूणी नदी की बात करें साथियों तो इनकी सहायक नदियों में नाम आता है एक तो सूकड़ी का, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक आता है साथियों सूकड़ी, और एक आता है मीठड़ी, और एक आता है साथियों खारी। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बनास नदी के बारे में बता दिया था कि कौन कौन सी सहायक नदी है। चलिए एक साथ देखते हैं कौन कौन सी सहायक नदी है वो कौन सी नदी की रहेगी। तो एक साथ देखिएगा, और नोट करना चाहता है जो भी विद्यार्थी वो नोट भी कर सकता है। तो देखिए सर्वप्रथम बात करते हैं साथियों माही नदी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माही नदी की सहायक नदियों में नाम आता है साथियों सबसे पहले सोम नदी, फिर आता है साथियों मोरैन नदी, फिर आता है साथियों चाप नदी, फिर आता है जाखम नदी। जाखम नदी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जाखम नदी है वो अपने माही नदी की सहायक नदी है। फिर देखिए अनास नदी, फिर आता है इराऊ नदी, और फिर आता है साथियों भाद्र नदी। याद रखिएगा, याद रखिएगा। फिर देखिए 2 नंबर पे आती है साथियों बनास नदी। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अपने सारी की सारी सहायक नदियाँ बनास नदी की है। फिर देखिए 3 नंबर में देखते हैं साबरमती की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो एक आती है साथियों वाक्कल नदी, एक आती है सेई, हथमती, मेसवा, वेत्रक और याजम। ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं साबरमती की। लूणी नदी की देखिए एक आती है साथियों बांडी नदी, सूकड़ी नदी, मीठड़ी, खारी, जुआई और सागी। इसमें साथियों लूणी नदी की विशेषकर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है। एग्जाम में यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा। बांडी नदी, सूखड़ी नदी, मीठड़ी नदी और खारी नदी, जुआई और सागी साथियों ये अपनी सारी की सारी सहायक नदियाँ हैं, ये अपनी लूणी नदी की है। तो ध्यान में रखिएगा। जो अभी विद्यार्थी नोट करना चाहता है तो आपको साथियों मात्र 15 सेकंड का समय दिया जाता है। तो नोट करने के लिए जल्दी से नोट कीजिएगा, और साथ साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी। चैनल का नाम है साथियों स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से अपने यूट्यूब चैनल का नाम है, जहाँ पे आपके सामने रोजाना पशु परिचर को लेकर साथियों अपने क्लासें हैं वो लगती है। तो जल्दी से बताइएंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं आपके सामने डेली साथियों अपने पशु परिचर के लिए मॉडल पेपर है वो डेली अपने पशु परिचर के लिए साथियों मॉडल पेपर की क्लास लगती है। तो इस क्लास से जरूर जुड़िएगा, ताकि आपको पशु परिचर के क्वेश्चनों का जो लेवल है साथियों वो आपको पता लग सके। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सॉरी अपने 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए
निम्नलिखित में से कौन सी झील है वो जगमिंद्र व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है। आपको उस झील का नाम बताना है जो कि जगमिंद्र व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है। क्या फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, जैसमंद झील है या फिर आना सागर झील है। आना सागर झील से संबंधित साथियों क्वेश्चन अपने सीईटी के एग्जाम में पूछा हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा। आना सागर झील कहाँ पर है, तो आपको ध्यान में रखना है आना सागर झील साथियों अजमेर के अंदर है। तो बताएंगे सभी साथी जगनिवास और जगमिंद्र महल के लिए कौन सी झील है वो प्रसिद्ध है। जल्दी बताएंगे सभी साथी। जगमिंद्र व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध कौन सी झील है। फतेह सागर झील, पिछोला झील, जैसमंद झील या फिर आना सागर झील। और कमेंट बॉक्स में साथियों आप कमेंट करके बताइए क्वेश्चनों का जो लेवल है वो किस लेवल के अच्छे क्वेश्चन है या फिर खराब क्वेश्चन है या फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। तो विश्वास रखिएगा और क्लास में साथियों पूरी क्लास अटेंड कीजिएगा। और लगभग अपने पशु परीक्षक के एग्जाम के दिन साथियों लगभग 15 दिन शेष बचे हैं। तो इन 15 दिनों में साथियों रेगुलर अपनी क्लासें होती है, तो उन क्लासों से रेगुलर आप जुड़िएगा, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी पशु परीक्षक के एग्जाम में। चलिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना जो 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि पिछोला झील में साथियों जगमिंद्र और जगनिवास है। आगे देखिए व्याख्या के रूप में इसकी कंप्लीट डिटेल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे व्याख्या देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जगमिंद्र है ये अपने जगमिंद्र महल है ये अपने पिछोला झील में है। कहाँ पर साथियों, पिछोला झील में जगमिंद्र और जगनिवास महल, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसका निर्माण साथियों करण सिंह ने 1620 में शुरू करवाया गया था, यानी कि 1620 के अंदर महाराणा करण सिंह ने इसका निर्माण है वो शुरू करवाया। लेकिन जो साथियों समाप्त है वो अपने महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 में इसका कार्य वो समाप्त करवाया, यानी कि पूर्ण इसका निर्माण है वो अपने महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा इसका पूरा कार्य करवाया गया। तो ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला आपसे पूछा गया है कि जेत सागर तालाब आपको बताना साथियों कहाँ पर, कौन सा तालाब साथियों, जेत सागर तालाब क्या उदयपुर में है या फिर बूंदी में है या फिर अजमेर में या फिर माउंट आबू में। आपको बताना है जेत सागर तालाब है वो कहाँ पर है, उदयपुर, अजमेर, बूंदी या फिर माउंट आबू। जल्दी से सभी साथी बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि बूंदी के अंदर जेत सागर तालाब है। नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील है वो मीठे पानी की झील है। क्या कोलायत झील है या फिर ताल छापर झील है, डीडवाना झील है या फिर पंचपदरा झील है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील आपको बताना साथियों कौन सी रहेगी, कोलायत झील, पंचपदरा झील, ताल छापर झील या फिर डीडवाना झील। जल्दी से बताएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि कोलायत झील है ये अपने राजस्थान के अंदर साथियों मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। जल्दी से नोट कीजिएगा, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है। आगे देखिए जल्दी क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे साथियों। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई आपको बताना है कितनी है। क्या 62 मीटर है या फिर 63 मीटर है, 92 मीटर है या फिर 93 मीटर। जल्दी से बताएंगे गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, 62 मीटर, 92 मीटर, 63 मीटर या फिर 93 मीटर। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना साथियों 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई साथियों 62 मीटर। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था। क्या 1680 के अंदर या फिर 1662 में या फिर 1631 में या फिर 1648 में। राजसमंद झील का आपको निर्माण बताना साथियों राज सिंह के द्वारा कब करवाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि सरल और आसान क्वेश्चन साथियों बड़ा ही आप कह सकते हैं मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएंगे राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था। झीलों वाला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में झीलों से संबंधित क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा।
तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि 1662 ईस्वी में अपने राजसमंद झील का निर्माण करवाया जाता है महाराजा राज सिंह के द्वारा। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए राजसमंद झील है कहाँ पर साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है राजसमंद के अंदर राजसमंद झील है। आगे देखिए राज सिंह प्रशस्ति के अनुसार इसका निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 से 1671 ईस्वी के मध्य करवाया गया। इसमें गोमती नदी, केलवा नदी, ताली नदियों का पानी आता है, यानी कि गोमती नदी के जल को रोककर साथियों अपने इस झील का निर्माण करवाया गया था राजसमंद झील का। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए घेवर माता का मंदिर है वो कौन सी झील के किनारे है, तो राजसमंद झील के किनारे साथियों घेवर माता का मंदिर है, ध्यान में रखिएगा। तो जल्दी से नोट कीजिएगा राजसमंद झील को जल्दी से नोट कीजिएगा। गोमती नदी, केलवा नदी, ताली नदियों का इनमें पानी आता है इस नदी में अपने इस झील के अंदर, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। घेवर माता का मंदिर इसी झील पर है, ध्यान में रखिएगा। राजसमंद झील राजसमंद में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पे अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इसी प्रकार घर पर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़कर। धन्यवाद।